डियर स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर के लिए फर्स्ट पेपर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था द मॉडर्न एज, हमने मॉडर्न एज के बारे में पढ़ा था। और उस वाले वीडियो में हमने मॉडर्न एज का इंट्रोडक्शन, मॉडर्न एज के फीचर्स और इसके अलावा जो पोइट्री वाला पार्ट था कि मॉडर्न एज के अंदर पोइट्री में क्या क्या काम हुआ, उसके बारे में हमने देखा था। तो उसमें कुछ राइटर्स, कुछ पोइट्स के बारे में हमने देख लिया था। आइए हम आज के वीडियो में, जो कि मॉडर्न एज के लिए सेकंड वाला वीडियो है, सेकंड पार्ट है, उसमें आगे ही हम पोइट्री वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। A certain group containing Rupert Brooke, Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, called as war poets, present their war experiences as a sense of impending death in battle. तो a certain group, एक निश्चित समूह, containing जिसमें शामिल थे, रूपर्ट ब्रूक शामिल था, विल्फ्रेड ओवन शामिल था, सिगफ्राइड सेसुन शामिल था। ये सभी जिनको वॉर पोइट्स के नाम से जाना जाता है, ये सभी अपने युद्ध संबंधी एक्सपीरियंस, जो युद्ध संबंधी जो अनुभव है, उनको अभिव्यक्त करते हैं। क्योंकि ये सभी जो लोग हैं वो प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों के रूप में भाग ले चुके हैं और इनके पास युद्ध का अनुभव था, और साथ ही चूंकि पोइट्स भी थे, इसलिए अपनी पोइट्री के अंदर इन्होंने अपने युद्ध के अनुभवों को शेयर किया है। तो जैसे कि सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ इन बैटल, जैसे कि लड़ाई में हमेशा निकट मृत्यु का एक भाव बना रहता है, मृत्यु हमेशा आसपास ही रहती है, वो वाला इन्होंने अभिव्यक्त किया। लव ऑफ कंट्री, अपने देश के प्रति जो प्रेम है वो व्यक्त किया। एज दे सर्व्ड आर्मीज इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जैसा कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सेनाओं की सेवा की थी, इसलिए अपने साहित्य में इन्होंने वॉर पोइट्री की शुरुआत की और इन्हें वॉर पोइट्स के नाम से हम जानते हैं। The poetry of age still had the influence of W.E. Henley, John Davidson, Francis Thompson, James Hopkins, etc. अर्ली 20th सेंचुरी पोइट्स। और इस एज की, इस समय की जो पोइट्री थी, काव्य था, उसके ऊपर प्रभाव था W.E. हेनली, जॉन डेविडसन, फ्रांसिस टॉमसन, जेम हॉपकिंस जैसे लेट विक्टोरियन पोइट्स का। अर्ली 20th सेंचुरी पोइट जो 20वीं शताब्दी के शुरुआती भाग के भी कवि थे। तो अर्ली 20th सेंचुरी पोइट्स का मतलब ये है कि जो विक्टोरियन एज के अंतिम समय में लिखना शुरू किया था और जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भी लिख रहे थे, लेकिन ज़्यादा आगे, मॉडर्न एज में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए इनका प्रभाव अभी भी पोइट्री पे देखने को मिलता था। इसके अलावा ड्रामा, अब नाटक के क्षेत्र में मॉडर्न एज में क्या तरक्की हुई, तो आपको पता है विक्टोरियन एज और उससे पहले रोमांटिक एज में जो ड्रामा था वो ज़्यादा विकास नहीं कर पाया था। तो लेकिन इस मॉडर्न एज में यह फुल फेस के साथ सामने आया, लगातार उत्तरोत्तर ये तरक्की करता रहा। तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डिक्लाइन एंड डाउनफॉल, पतन और गिरावट की एक लंबी अवधि के बाद, ड्रामा वॉज इवेंचुअली रिवाइव्ड, ड्रामा अंततः रिवाइव्ड एंड पुनर्जीवित हो गया। आफ्टर शेक्सपियर, जीबी शो, और विलियम शेक्सपियर के बाद जीबी शो, जॉर्ज बर्नार्ड शो, जो कि 1856 से 1950 तक उनका जीवन काल था, इज द ग्रेट प्ले राइट, वो एक महान प्ले राइट, एक नाटककार हुए इस काल के। तो शेक्सपियर के बाद जो महानतम नाटककार हैं वो हैं जेबी शो, हु एनलाइवन्ड द ब्रिटिश स्टेज, जिन्होंने ब्रिटिश स्टेज को, ब्रिटिश थिएटर घरों को एक बार फिर जीवंत बना दिया, जीवित कर दिया। हिज सम प्लेस आर, उनके कुछ जो नाटक हैं वो, जैसे मैन एंड सुपरमैन, द एप्पल कार्ट, द आर्म्स एंड द मैन, आर एक्सट्रीमली रेवोल्यूशनरी, वो अत्यधिक क्रांतिकारी थे, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध कार्य थे। इनके बाद जिसका नाम आता है वो है ऑस्कर वाइल्ड, जिनका जो प्ले है, जैसे कि लेडी विंडरमियर्स फैन, अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये जो तीन जो प्रमुख इनके नाटक हैं, ये सब हमको रिमाइंडर्स याद दिलाते हैं रिचर्ड शेरिडन और कॉनग्रीव की। रिचर्ड शेरिडन ऑगस्टन एज का एक प्रमुख नाटककार हुआ है, और कॉनग्रीव एलिजाबेथ काल के एक प्रसिद्ध कॉमेडी राइटर थे। तो ऑस्कर वाइल्ड के ये जो प्ले हैं वो इनकी याद दिलाते हैं। इनके बाद जो नाम आता है वो है जॉन गोल्सवर्दी का। उनके जो नाटक है, जैसे स्ट्राइप जो 1909 में आया था, जस्टिस जो 1910 में आया था, और लॉयल्टीज जो 1922 में आया था, वर बेस्ट ऑन द थीम ऑफ क्लास एक्सप्लॉयटेशन। ये सभी जो नाटक हैं वो वर्ग शोषण के विषय वस्तु पर आधारित है। क्लास एक्सप्लॉयटेशन यानी वर्ग शोषण, यानी उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया जाना।
द पीरियड इंट्रोड्यूसेस सम आयरिश प्लेराइट्स, और इस पीरियड में यानी मॉडर्न एज के अंदर कुछ आयरिश प्लेराइट आयरलैंड से आने वाले कुछ नाटककारों से भी परिचय होता है, जैसे कि W.B. ईट्स, सीन ओकेसी और जेम्स इंज। ये प्रमुख नाटककार थे जो आयरलैंड से आते थे। इसके अलावा ग्रुप ऑफ प्लेराइट नाटककारों का, नाटक लेखन वाले जो लेखक थे उनकी जो एक समूह था जिसको हम एंग्री यंग मैन के नाम से जानते हैं, वो सामने आया। जॉन ऑसबॉर्न नाम का जो नाटककार था वो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ देम, वो उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, सबसे ज़्यादा प्रचलित था। लुक बैक इन एंगर पोर्ट्रेज द मोड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड यूथ इन पोस्ट वॉर पीरियड, और जो जॉन ऑसबॉर्न का सबसे प्रसिद्ध जो नाटक है वो है लुक बैक इन एंगर। ये पोर्ट्रेज से वर्णन करता है मूड ऑफ फ्रस्ट्रेट यूथ, एक हताश युवा की मनोदशा को व्यक्त करता है इन पोस्ट वॉर पीरियड, यानी युद्ध के बाद का जो काल है उसमें जो युवा बेरोजगारी से, गरीबी की वजह से या मानसिक रूप से जो हताश हो गया था, ऐसे युवा व्यक्ति की मनोदशा को लुक बैक इन एंगर नाम के नाटक में व्यक्त किया गया है, दिखाया गया है। हेरल्ड पिंटर, जिसका सबसे फेमस जो सबसे प्रसिद्ध जो नाटक है वो है द बर्थडे पार्टी, 1958 में आया था। मिक्सेस कॉमेडियन हॉरर इन हिज प्लेस, यह अपने नाटकों में कॉमेडी, हास्य को और हॉरर यानी डर, इन दोनों को मिक्स कर देता है। ये विशेष प्रकार का एक मिश्रण है जो कि केवल हेरल्ड पिंटर के नाटकों में देखने को मिलता है। सम ऑफ प्लेराइट टुक देयर इम्प्रेशन फ्रॉम फ्रांस, और कुछ नाटककार ऐसे हैं जो अपनी जो नाटकों की प्रेरणा है वो फ्रांस से प्राप्त करते हैं। दे इंट्रोड्यूस, और उन ऐसे फ्रांसीसी प्रेरित उन नाटककारों ने एब्सर्ड प्ले यानी बेतुके नाटक, तुक रहित नाटकों की शुरुआत की इंग्लिश ऑडियंस, अंग्रेजी श्रोताओं के सामने। एज सैमुअल बेकेट, जैसे कि सैमुअल बेकेट था, उसने अपने नाटक एंड गेम, क्रैप्स लास्ट टेप और वेटिंग फॉर गोडो जैसे मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन एक्शन, जो निरर्थक, अर्थहीन जो मानवीय गतिविधियां हैं उनको दिखाया है इसके अंदर। इसके बाद जो फेमस नाम आता है वो है T.S. एलियट का। T.S. एलियट ने रिलीजियस और मॉरल प्ले यानी धार्मिक और नैतिक नाटक लिखे, जैसे कि मर्डर इन द कैथीड्रल, फैमिली रीयूनियन, द कॉकटेल पार्टी एंड कॉन्फिडेंशियल कलर। ये T.S. एलियट के प्रसिद्ध नाटकों के नाम हैं। इसके बाद पोइट्री के ड्रामा के बाद हम लेते हैं प्रोज को यानी गद्य को। अब गद्य में सबसे प्रमुख जो साहित्यिक रूप है वो नॉवल, जो कि विक्टोरियन एज में काफ़ी प्रसिद्ध रहा था, उसकी प्रसिद्धि अभी मॉडर्न एज में भी कंटिन्यू रही। तो जस्ट लाइक पोइट्री, पोइट्री की तरह ही नॉवल ऑफ दिस सेंचुरी, इस शताब्दी, 20वीं शताब्दी के जो उपन्यास थे, रिफ्लेक्ट ग्रेट पेशेंस, इसने बड़ी पेशेंस यानी भावनाएं प्रतिबिंबित की, दिखाई, स्ट्राइविंग ऑफ द एज, और इस युग के प्रयास दिखाए। तो इस युग के जो पेशेंस, जो भावनाएं थी और जो प्रयास थे लोगों के, उनको प्रतिबिंबित किया। द डिस्कवरीज ऑफ सिगमंड फ्राइड, और जो मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्राइड, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, साइकोलॉजिस्ट है, उनके द्वारा की गई जो डिस्कवरीज, जो खोजे हैं, रिवील्ड द रिलेशनशिप, उन्होंने रिवील किया, सामने लाया रिलेशनशिप, संबंध को, मैंस बिहेवियर, मनुष्य का जो व्यवहार है, अकॉर्डिंग टू हिज सबकॉन्शियस माइंड, व्यक्ति के अर्धचेतन मस्तिष्क के साथ, यानी सबकॉन्शियस माइंड जो अर्धचेतन जो मस्तिष्क होता है उसके साथ मनुष्य का व्यवहार किस तरह से जुड़ा हुआ होता है, इस संबंध को सिगमंड फ्राइड की जो खोजें हैं उन्होंने प्रभावित किया या दिखाया। दूसरा जो प्रसिद्ध नाम है वो है टॉमस हार्डी का। तो टॉमस हार्डी के जो वर्क्स जो कार्य हैं वो टिंज्ड विद द ग्लूमी पेसिमिज्म, वो टिंज यानी उनके अंदर भाव था, ग्लूमी उदासी भरे हुए, पेसिमिज्म निराशावाद का, यानी टॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स हैं उनके अंदर निराशावाद, वो जीवन के नकारात्मक पक्ष को दिखाते हैं, उत्साह, उमंग, आशा जैसे गुण वहाँ से गायब रहते हैं, बल्कि निराशा, दुख, परेशानियाँ ही इसमें सर्वाइव करती है, बने रहते हैं। इसके अलावा जोसेफ कॉनरेड है, बिलोंग्स टू द नॉवेल्स, वो उस प्रकार के नॉवेल्स, उपन्यासों से संबंधित है, प्रेजेंटिंग स्टोरीज अबाउट इंडियन लाइफ, जो कि भारतीय जीवन, इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन के बारे में कहानियां प्रस्तुत करते हैं जोसेफ कॉनरेड के उपन्यास। शॉर्टली आफ्टर किपलिंग केम, और किपलिंग के यानी रुडयार्ड किपलिंग जो प्रसिद्ध जो ब्रिटिश नॉवलिस्ट हुए हैं, उनके आने के थोड़े समय बाद ही H.G. वेल्स और जॉन गोल्सवर्दी, हु वर सोशलिस्ट, जो कि सोशलिस्ट थे।
जो कि सोशलिस्ट यानी समाजवादी थे, एंड क्रिटिसाइज इंग्लिश सोसाइटी, जिन्होंने अंग्रेजी समाज की आलोचना की। तो किपलिंग के बाद आते हैं एच जी वेल्स और जॉन गोल्सवर्दी, जो कि समाजवादी थे और इन्होंने अंग्रेजी जो समाज था उसकी परंपराओं का और उसके ढांचे का ही विरोध किया। एच जी वेल्स रोट सेमी साइंटिफिक फ्लेवर। एच जी वेल्स जो फेमस एक नॉवलिस्ट है साई-फाई के यानी साइंस फिक्शन के, विज्ञान परिकल्पनाओं के, विज्ञान काल्पनिक उपन्यासों के, उन्होंने सेमी साइंटिफिक यानी अर्ध वैज्ञानिक फ्लेवर भावना के साथ उन्होंने उपन्यास लिखे, और ये सभी साई-फाई थे यानी साइंस फिक्शन थे, यानी विज्ञान आधारित काल्पनिक कहानियां थी, जैसे कि टाइम मशीन, द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरो, द इनविजिबल और वॉर ऑफ द वर्ड्स। ये कुछ इनके साई-फाई यानी विज्ञान परिकथाएं थी। इसके अलावा जेम्स जॉइस ने पायोनियर शुरू किया अ न्यू टाइप ऑफ नॉवल। जेम्स जॉइस ने एक नए प्रकार के उपन्यासों को पायोनियर किया, शुरुआत की विद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज टेक्निक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नाम की टेक्निक के साथ। इसका मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना का प्रवाह। तो चेतना का प्रवाह जो तकनीक है उसके साथ एक नए प्रकार के उपन्यासों की शुरुआत की, जिसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल के नाम से जानते हैं। वर्जीनिया वुल्फ का जो टू द लाइट हाउस है और मिसिस डोलवे है, रिवील द हिडन इनर लाइफ ऑफ कैरेक्टर्स। ये दोनों वर्जीनिया वुल्फ के जो दोनों उपन्यास है, टू द लाइट हाउस और मिसिस डोलवे, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वाले नॉवल हैं। तो ये दोनों ही उसके जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनका जो आंतरिक जीवन है, आंतरिक जीवन का मतलब जो मस्तिष्क के अंदर जो विचार चलते हैं, मस्तिष्क के अंदर जो भावनाएं होती हैं, उनको रिवील करते हैं, उजागर करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल रोट नॉवल लाइक एनिमल फार्म, और जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म जैसे उपन्यास लिखे और 1984 नाम के उपन्यास लिखे। दोनों ही उपन्यास के नाम हैं जॉर्ज ऑरवेल के, एनिमल फार्म और 1984। डिस्प्लेइंग डिसऑर्डर्स ऑफ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, जो कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट एक तंत्रवाद तानाशाही भरी हुई जो सरकारें हैं उनकी डिसऑर्डर अव्यवस्था को या कमियों को दिखाते हैं, एनिमल फार्म और 1984 दोनों ही। अदर फेमस नॉवलिस्ट और इस मॉडर्न एज के जो दूसरे प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं वो हैं जगे चेस्टरटन, E.M. फोस्टर, D.H. लॉरेंस और E.A. बेनेट। ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो ये बात हुई नॉवल की। अब क्रिटिसिज्म का मतलब होता है समालोचना, यानी साहित्य कार्यों की समीक्षा करना, उनका विश्लेषण करना। तो ये एक अलग साहित्यिक विधा है, अलग लिटरेरी फॉर्म है। अब उसमें क्या रहा देखो। द एज बिगेन विद स्कॉलरली वर्क। इस युग की, इस काल की शुरुआत बहुत ही विद्वतापूर्ण लिखे गए कार्यों से होती है। इन लिटरेरी हिस्ट्री, जो साहित्य इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे विद्वता भरे हुए कार्यों से होती है। लेस्ली स्टेफन रॉट बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल एसे। लेस्ली स्टेफन ने बायोग्राफिकल और क्रिटिकल एसेज लिखे, यानी जीवन कथा संबंधित, और क्रिटिकल एंड क्रिटिसिज्म यानी समालोचना से संबंधित निबंध लिखे। एसी ब्रैडली, H.J.C. ग्रियर्सन और एडवर्ड डोडन ये दूसरे प्रसिद्ध क्रिटिक्स रहे हैं इस समय के। एसी ब्रैडली इज फेमस फॉर हिज क्रिटिकल वर्क ऑन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी, और एसी ब्रैडली प्रसिद्ध हैं उसके क्रिटिकल वर्क साहित्य कार्यों के लिए, जो कि उसने शेक्सपियर के ट्रेजेडिक दुखांत नाटकों पर लिखा है, उसके लिए प्रसिद्ध है एसी ब्रैडली। वॉल्टर एच पेटर प्रोफाउंडेड द लिटरेरी डॉक्ट्रिन, और वॉल्टर पेटर ने एक लिटरेरी डॉक्ट्रिन, एक साहित्यिक जो सिद्धांत है उसकी स्थापना की। थ्रू इट, और इसके माध्यम से ही यूलोजाइज्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ रेनेसा, जो यूलोजाइज्ड का मतलब प्रशंसा की, और इसके माध्यम से उसने प्रशंसा की अकम्प्लिशमेंट ऑफ रेनेसा। रेनेसा ने पुनर्जागरण की जो पूर्णता है उसकी प्रशंसा की। और वॉल्टर रोलेफ वध फेमस क्रिटिक, और वॉल्टर रेलेफ एक प्रसिद्ध क्रिटिक यानी समीक्षक था। तो यहाँ पे क्रिटिक आएगा और यहाँ पे वॉज आएगा। तो इस प्रकार क्रिटिसिज्म में ये कुछ प्रसिद्ध नाम है, एसी ब्रैडली, गियर्सन, डोडन, वॉल्टर पेटर और वॉल्टर रेलेफ। तो इनके साथ ही आज का नोट खत्म होता है। आप इसके अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।